नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स में हम दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। इस कोर्स की आज कक्षा संख्या 35 है। तो इस नई कक्षा को शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने शब्दों के वर्गीकरण की जो चर्चा थी उसको जारी रखा था और विभिन्न आधारों पे हमने देखा था कि शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। उसी क्रम में हम ये देख रहे थे कि शब्द रूप के प्रयोग के आधार पे, यानी कि शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो रूप अपना कैसे बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, उस आधार पे शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो उसमें दो भेद था, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, तो दो तरह के शब्द होते हैं। विकारी शब्द हमने देखा था कि ये विभिन्न परिस्थितियों में अपना रूप बदल लेते हैं। कुछ कारक है जैसे लिंग हो गया, काल हो गया, ठीक है, कि भूतकाल में कुछ अलग रूप रहेगा और उनका वर्तमान काल में अलग रूप रहेगा। वैसे ही कारक के हिसाब से भी अपना रूप बदलते हैं। लिंग के हिसाब से पुल्लिंग शब्दों के साथ उनका रूप दूसरा हो जाएगा, स्त्रीलिंग के साथ दूसरा हो जाएगा। तो उस तरह के शब्द विकारी कहे जाते हैं। अविकारी शब्द कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं, ये अपना रूप सदैव एक समान रखते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से हमने विकारी और अविकारी शब्द ये देखा था। अब आज इसमें देखते हैं कि कौन कौन से शब्द आते हैं। तो जो बेसिकली बचपन में आपने पढ़ा होगा ना, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इंग्लिश में आता था एक पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब भी इंग्लिश ग्रामर आप पढ़े होगे तो इनिशियल वो पढ़ाया जाता था हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसमें 8 भेद उसके बताए जाते थे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये 8 पढ़ाए जाते थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ऊपर के 4 वही हैं विकारी और नीचे के 4 अविकारी। अब उन्हीं का हिंदी रूप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चारों विकारी हो जाएंगे। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो एक बार देख लेते हैं, फिर इनको समझेंगे भी हम विस्तार में। तो विकारी में कौन कौन से आ जाएंगे? पहला संज्ञा। अब संज्ञा में जैसे देखो, लड़का हो गया, गाय, कलम, जो भी संज्ञाएं हैं तो इनका क्या होता है, अगर लड़का है बहुवचन होगा तो लड़के हो जाएंगे। अगर वहीं करता है तो कर्ता में लड़का है, ठीक है। अब ने लगाना होगा तो लड़के ने, फिर लड़का का रूप लड़के हो जाएगा। अगर कर्म के हिसाब से तो लड़कों को या लड़के को। तो इस तरह से रूप बदल लेते हैं अपना विभिन्न परिस्थितियों में। उसी तरह देखो, सर्वनाम, मैं, तुम, वह। अब जैसे वह है, अगर ने परसर लगाना हो इसमें तो वह ने होता नहीं है, उसने हो जाता है। तो वह का ही रूप है वो। तो ये भी अपना रूप बदलते रहते हैं। तुम हो जाता है, कभी देखते हो कि तू हम यूज कर देते हैं, ठीक है, कभी तुम लोग यूज कर देते हैं। तो सर्वनाम भी अपना रूप बदलता रहता है। तीसरा विशेषण, जैसे बड़ा, मीठा, खट्टा, लंबा। तो ये जितने भी शब्द हैं, तो आप देखे होंगे, बड़ा फिर कर्मकार में बड़ों को हो जाएगा, खट्टा खट्टे, ठीक है, खट्टे फलों को, ठीक है, तो खट्टा का वहाँ खट्टे हो जाएगा। तो उस फल के हिसाब से वहाँ बहुवचन हुआ तो उसने भी अपना रूप बदल लिया। तो ऐसे है, विशेषण भी अपना रूप बदलते रहते हैं। और चौथा क्रिया, जैसे जाता है, जाएगा, ठीक है, गया, खाया। तो ये जो भी है, अब जाएगा है, अगर बहुवचन होगा तो वो जाएंगे हो जाएगा, जाता है स्त्रीलिंग रहेगा तो जाती है हो जाएगा। तो ये अपना रूप बदलते रहते हैं ये चारों सब, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इनको भी विस्तार में भी पढ़ना है इन चारों को, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी दे रखा है, तो इनके बारे में विस्तार से भी पढ़ेंगे।
इन शब्दों के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये अपना हो गया विकारी। अविकारी में क्या क्या आ जाते हैं? पहला क्रिया विशेषण, जो विशेषण क्रिया और अपनी भी, मतलब क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, वो सब क्रिया विशेषण हो जाते हैं। जैसे तेज, धीरे, यहाँ, वहाँ, ठीक है, बहुत। तो अब बहुत का बहुते वर्ड आपने नहीं सुना होगा, ये कहीं भी यूज करोगे ना तो ये अपना रूप नहीं रखेगा। तेज, तेज का तेजे ऐसा कुछ करके नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब है कि अपना रूप स्थिर रखते हैं किसी परिस्थिति में। ऐसे ही अगला संबंध बोधक। इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोलते हैं इसको, जो क्रिया के साथ, संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बताता है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है जैसे में, पर, से, के सामने, ठीक है, नीचे, ठीक है। तो ये सब संबंध बोधक हैं। ये क्रिया और संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ते हैं। जैसे कलम टेबल के ऊपर है, ठीक है, तो कलम संज्ञा हो गया, टेबल भी संज्ञा हो गया। टेबल अब के ऊपर है, तो यहाँ टेबल और है के बीच में जो संबंध दिखाने के लिए के ऊपर आया वर्ड, वो संबंध बोधक हुआ, ठीक है। अब कलम की जगह आप कर दो कि दो कलमें टेबल के ऊपर हैं, तो अब टेबलों कर दो, कलमें कर दो, है कर दो, हैं कर दो, के ऊपर वर्ड नहीं, वो सब चेंज नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा। तो यही है उसका कि यह अविकारी रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। पर, अब वृक्ष पर चिड़िया है, तो आप कर दो वृक्षों पर चिड़िया हैं, वृक्षों पर दो चिड़िया हैं, वृक्षों पर कपड़ा है, वृक्षों पर कपड़े हैं, कुछ भी कहो, वो पर जो वर्ड है ना वो नहीं बदलेगा, ठीक है। चाहे आप वृक्षों पर फल लगेंगे भविष्य में कह दो, या कह दो वृक्षों पर फल लगे थे भूतकाल में कह दो, काल बदल लो, कारक बदल लो, लिंग बदल लो, ठीक है, वचन बदल लो, एक वचन, बहुवचन, कुछ भी कर लो, लेकिन वो शब्द बदलेगा नहीं। तो यही है अविकारी, तो संबंध बोधक, ठीक है। फिर अगला, इसको यहाँ मैं इस तरह से, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। संबंध बोधक के बाद समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, ठीक है। तो समुच्चय बोधक में मतलब कंजंक्शन जो जोड़ता है, ठीक है, दो परस्पर शब्दों को या पदों को, एक तरह के शब्दों या पदों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक आता है। जैसे और, ठीक है, किंतु, लेकिन, या, ये सब शब्द क्या हैं? समुच्चय बोधक हैं। अभी देखो इसको तो हम बहुत विस्तार में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है, इसको भी हम देखेंगे थोड़ा ब्रीफ में, लेकिन इसको देखना है तो उस समय और भी अच्छे से आपको बता दूंगा। लेकिन अभी यहाँ समझने के लिए कि ये सब अविकारी शब्द हैं, ठीक है। और अपना अंतिम हो गया विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जो विस्मय, आश्चर्य, ये सब दिखाता है। जैसे हे, अरे, उफ, ठीक है, अल्लाह, राम, ओ गॉड, ठीक है। तो ये सब जो शब्द है तो ये कहीं बदलेंगे नहीं किसी भी परिस्थिति में। तो ये अपने हो गए विकारी और अविकारी शब्द, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। 4 शुरू के, मतलब वो जो मैं बताया ना कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने 8 होते हैं, उसमें ऊपर वाले 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों आ जाएंगे विकारी में। और अविकारी में हो जाएगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। क्यों इनको विकारी बोलते हैं वो देख लिया हमने, क्योंकि इनका रूप बदल रहा है। और ये अविकारी क्योंकि इनका रूप नहीं बदल रहा है, ठीक है। चलिए
अब हम शुरू करेंगे विकारी शब्द में संज्ञा से पढ़ना, मतलब हमारा अगला टॉपिक संज्ञा होगा। बारी बारी से इन चारों को देखेंगे, फिर अविकारी में संक्षेप में इनको भी देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, संज्ञा। ग कर देना, संज्ञा, ठीक है। तो बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा क्या है? व्यक्ति या वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वही परिभाषा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव, विचार, समूह, आदि का नाम संज्ञा है, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, भाव, विचार, समूह आदि का नाम संज्ञा है, ठीक है। जैसे सारे जो भी चीज़ आपको दिख रहा है उनका अगर आप नाम रख लो, वो सब संज्ञा होंगे। नहीं दिखने वाले में बस भाववाचक, कुछ हमारे भाव, ठीक है, कुछ हमारे इमोशंस और कुछ हमारी अवस्थाएं हमारे जीवन की, जैसे कि बुढ़ापा, जवानी, ये सब जो हैं तो वो आ जाएंगे भाववाचक में। बाकी जो आपको चीज़ें दिख रही हैं वो सब संज्ञा हैं, जिनको आप कुछ नाम दे सकते हो, वो सारी चीज़ें संज्ञा हैं। और बचपन से आप संज्ञा के भेद पढ़ते आ रहे हो, वही व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो आधुनिक वर्गीकरण में क्या किया गया है, जो कि उचित भी प्रतीत होता है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक के अंदर समाहित कर लिया गया है, और इस तरह से संज्ञा के 3 ही भेद बताए गए हैं। तो संज्ञा के भेद में अगर देखेंगे, संज्ञा के भेद, तो अपना हो गया व्यक्तिवाचक, ठीक है। उसके बाद जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। अब जातिवाचक में कौन कौन सा आ जाते हैं? समूहवाचक, और द्रव्यवाचक, ठीक है। तो ये है। अब इसमें बारी बारी से एक एक परिभाषा में हमें जाने की जरूरत नहीं है, जो मेन मेन चीज़ें वो देख लेंगे हम। जानते हो आप व्यक्तिवाचक, जिससे कोई व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध हो कि हाँ ये चीज़, एक कोई सिंगल चीज़, वो व्यक्ति हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जो पूरी जाति का बोध करा दे, किसी वस्तु का या किसी भी ऐसी चीज़ के वर्ग का बोध कराए, ठीक है, किसी क्लास का, पूरे एक कम्युनिटी का बोध करा दे, वो हो जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक के अंदर कहते हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगर वो जाति से किसी पदार्थ का बोध हो तो द्रव्यवाचक, किसी समूह का बोध हो तो समूहवाचक, ठीक है। और भाववाचक में हमारे विचार या भाव में है कि जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, उस तरह के जो शब्द आएंगे वो आ जाएंगे भाववाचक में, ठीक है। तो देख लेते हैं इनमें जो मेन मेन चीज़ें हैं। देखो, एक तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक,
आपको पता है व्यक्ति या वस्तु विशेष विशेष का नाम, किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के नाम का बोध कराएगा। और ये क्या कराएगा, वस्तु या व्यक्ति के पूरे जाति का बोध। ठीक है, यानी कि अगर आप बोल रहे हो जैसे आपने स्त्री कहा, तो स्त्री एक पूरी जाति होगी। ठीक है, अब इसमें ये नहीं कह सकते किस स्त्री का, लेकिन अगर किसी खास स्त्री के बारे में इंगित करके कोई बताएगा, जैसे कि वो स्त्री यानी कि सीता, ठीक है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर आपने कहा नदी, तो नदी से ऐसा नहीं हो किसी पार्टिकुलर नदी का मतलब आप अंदाज़ा लगा लोगे, लेकिन हाँ कोई नाम बोले जाए जैसे कि गंगा नदी, गंगा, तो ये चीज़ हो जाएगा कि हाँ एक विशेष नदी है गंगा, जो अपने उत्तर भारत में एक प्रमुख नदी है, पूरे भारत की एक प्रमुख नदी है। तो फिर जैसे आपको कह दिया गया अखबार, और इधर किसी अखबार का नाम दे दिया गया दैनिक भास्कर। ठीक है, तो इस तरह से कि ये जो है पूरी जाति का बोध कराएगा, और ये उस जाति में किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा, तो व्यक्तिवाचक हो गया। अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ आती है। मैं जैसे वर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ ऐसे ब्रैकेट बना के साइड में लिख लेना, जैसे आप नीचे लिखना, इसके नीचे इस चीज़ को लिखना। जैसे मैंने लिखा कपड़ा, ठीक है, कि कौन सा संज्ञा है, तो बता दोगे आप कि मतलब जातिवाचक ही है। कपड़ा कहने से कोई विशेष कपड़ा का तो बोध हुआ नहीं। ठीक है, कपड़ा जातिवाचक है। फिर मैंने कहा कपड़ा में साड़ी, ठीक है, अब साड़ी अब कहोगे तो कपड़े का नाम है साड़ी, लेकिन मैं साड़ी भी कह रहा हूँ ना, तो ऐसा बोध नहीं हो रहा कि आप किसी खास साड़ी के बारे में जान लो या सोच लो कि हाँ किस साड़ी की बात हो रही है। तो ये अभी भी शब्द ये जातिवाचक ही है। अब मान लो इसके आगे मैंने कह दिया बनारसी साड़ी, तो अब आपको लग रहा है कि ये व्यक्तिवाचक, ये भी व्यक्तिवाचक नहीं है, ये भी एक पूरी मतलब किस तरह की साड़ी का बोध करा है कि जो भी बनारसी साड़ियाँ हैं उनकी पूरी वो पूरे वर्ग का बोध करा दे रहा है। तो जब तक आपको ये ना कहा जाए ना कि इंगित करके कि ये बनारसी साड़ी, या कहीं रखी हुई बनारसी साड़ी, ये 18 नंबर की बनारसी साड़ी, या इस कलर वाली बनारसी साड़ी, मतलब प्रत्यक्ष हो, जिस चीज़ के बारे में आप परिचित हो जाए कि हाँ ये चीज़, ये कोई व्यक्ति या वस्तु जो विशेष, यही खास चीज़, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगर इस चीज़ के बारे में आप श्योर नहीं हो, मतलब ये निश्चित नहीं हो कि हाँ किस चीज़ की ओर इंगित किया जा रहा है, तो वो सब जातिवाचक में ही आएगा। तो ये चीज़ है, आप अगर चुनना हो कि व्यक्तिवाचक या जातिवाचक है, तो इस तरह से कि आप उस पार्टिकुलर चीज़ की तरफ पहुंच रहे हो या नहीं, आपको पता लगा कि नहीं कि वो किस विशेष चीज़ के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि ये तीनों वर्ड अगर देखोगे तो ये भी जातिवाचक है, ये भी जातिवाचक है, और ये भी जातिवाचक है। ठीक है, तो ये अपना हो गया व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अगला देख लेते हैं समूहवाचक, द्रववाचक, भाववाचक के बारे में भी थोड़ा बहुत। दूसरा
समूहवाचक, नाम से स्पष्ट है कि समूह का बोध कराता है। ठीक है, समूह का बोध कराता है। कोई भी ऐसा नाम जिससे आपको लगे कि इससे तो समूह का बोध हो रहा है। जैसे आपने कहा फौज, तो फौज शब्द बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि एक आदमी की बात नहीं हो रही, पूरे समूह की बात हो रही है। जैसे आपने कह दिया झुंड, ठीक है, झुंड किसी का भी, गायों का झुंड हो सकता है, बैलों का झुंड, चींटियों का झुंड, कुछ भी, दल। ठीक है, अब देखो दिक्कत कहाँ आती है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विद्यार्थी। अब विद्यार्थी भी मैंने कहा ना, तो इससे केवल एक विद्यार्थी का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, एक पूरी विद्यार्थी वर्ग का बोध करा रहा है, जो पूरे एक समूह है। अब कहोगे कि ये विद्यार्थी हैं, तो ये विद्यार्थी हैं मतलब वो एक पूरा समूह हो गया उनका। अब आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि तो जातिवाचक भी हुआ, एक पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो इसीलिए जो आधुनिक वर्गीकरण है ना, इसके आधार पर किया गया। ये जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो भी आते हैं ना, ये जातिवाचक अंदर के मतलब के अंतर्गत ही आते हैं। बस ये है कि इनसे समूह का बोध हो जाता है, और द्रव्यवाचक में ऐसी चीज़ों से बोध हो रहा है जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको माप तोल सकते हैं। तो बस यही है, बाकी ये हैं जातिवाचक है। तो समूहवाचक, द्रव्यवाचक उसके अंतर्गत रख सकते हो। अगर आप यही पूछा जाए कि संज्ञा कितने भेद, तो 3 भेद ही हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो ये हो गया समूहवाचक। और द्रव्यवाचक में क्या हो जाएगा, कि सिंपल जो परिभाषा शुरू से पढ़ते हैं कि जिसे गिना ना जा सके। ठीक है, तौला जा सके, इस तरह की चीज, द्रव्य या पदार्थ, वो द्रव्यवाचक में हो जाएंगे। जैसे कि तेल, पानी, घी, दूध आदि, ये जितने भी हैं ये क्या है, द्रव्यवाचक है। ठीक है, अगला भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है कि जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, जिनको अनुभव किया जा सके। ठीक है, जिन्हें देख या छू नहीं सकते, बल्कि अनुभव कर सकें। ठीक है, जो भी हमारे भाव हैं, विचार हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे अब मैंने कहा प्रेम, घृणा, ठीक है, बुढ़ापा, जवानी, ठीक है, बचपन, दूरी, तो ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, कि बाकी सब में वस्तुओं की बात होती है, व्यक्ति या वस्तु जिसको हम सामने से देख सकें। बस ये एक अलग संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जिसमें आप ऐसी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे जो आपको सामने दिख जाए। ये फीलिंग्स है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप फील कर सकते हो। ठीक है, और उसका नाम दे सकते हो। तो वैसे संज्ञा इस संज्ञा के अंतर्गत, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये अपने होंगे संज्ञा के भेद हो गए। अब एक बार देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा, कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है।
भाववाचक संज्ञा का निर्माण, मतलब जो भी संज्ञा है, विशेषण है, या फिर क्रिया है, ठीक है, या कुछ अव्यय हैं, उन शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इन्हीं से ही होता है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा किस वर्ड से बना है? बूढ़ा से। बूढ़ा क्या है? एक संज्ञा है, एक जातिवाचक संज्ञा है, एक पूरी जाति को डिनोट कर रहा है कि बूढ़ा, जो भी एक बूढ़ा वर्ग है, तो बूढ़ा से बुढ़ापा बना, ठीक है। ऐसे जवान, जवान हमने कहा तो एक पूरे जवान जाति का बोध हो गया, उससे जवानी बन गया। बच्चा, बच्चा एक पूरी जाति हो गई, वहाँ से बचपन बन गया, ठीक है। और ऐसे ही विशेषण में मान लो बुरा क्या है? सब बुरा शब्द विशेषण है, विशेषता बताता है ना कि बुरा लोग, बुरे विचार, तो बुरा शब्द विशेषण है। अब इससे बुराई, ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। तो ये सब मतलब जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है ना, वो इन्हीं शब्दों से होता है, या तो संज्ञा से होगा, विशेषण से होगा, क्रिया से होगा, अव्यय से होगा, सर्वनाम से होगा। इन्हीं सब शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेंगे, इसको हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी बताना इस चैनल के बारे में, जो भी हिंदी से जुड़े हों उन तक पहुंचाना। और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हम लाइव क्लास कर पाएंगे, आपसे लाइव जुड़ पाऊँगा, लाइव कमेंट ले पाऊँगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही रोज़। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।